तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर कल गए दिन मुन्ना झिंगड़ा मुंबई में चर्चा में आया। आपने उसके किस्से तो बहुत सुने होंगे। वही मुन्ना झिंगड़ा जो 2000 सन में बैंकॉक में छोटा राजन के घर पे, जहाँ पे वो रुका हुआ था, उस घर में अटैक करता है और उसके बाद पकड़ा भी जाता है, बैंकॉक में जेल काटता है, लेकिन अपने आप को पाकिस्तानी कहता है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान का रहने वाला हूं। और पाकिस्तान सरकार ने उसका पूरा केस लड़ा थाईलैंड की कोर्ट में कि ये आदमी हिंदुस्तानी नहीं है। भारत सरकार ने भी केस लड़ा, लेकिन किसी न किसी कारण भारत सरकार सिद्ध नहीं कर सकी कि ये हिंदुस्तान का रहने वाला है। तो एक सवाल खड़ा हो गया कि मुन्ना झिंगड़ा पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देंगे। कल और आज 2 दिन मुंबई में इस बात का चर्चा क्यों चल रहा है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा आज कि कई बार कानून की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो कितना बड़ा रूप ले लेती हैं, ये समझ में नहीं आता। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में पैदा हुआ ये पतला सा लंबा सा लड़का एक दिन क्या बनेगा किसी को पता नहीं था। ये पहले थोड़ी उसकी बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको पता चले कि पिछले 2 दिन से मुंबई में मुन्ना झिंगड़ा का नाम क्यों चल रहा है, क्या बात थी। बड़ी सीरियस बात है। एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है। पिता इसका, जो उसने मुझे बताया था एक मेरे साथ बातचीत में, इंटरव्यू नहीं कह सकते उसको, उसने व्हाट्सएप पे मुझे पाकिस्तान से मैसेज भेजे थे 1.5-2 साल पहले। वो एपिसोड मैंने बनाया था। उसमें उसने कहा कि मेरे पिता फॉरेस्ट, दादा शायद उसके, वो फॉरेस्ट गार्ड थे, जंगलात महकमे में नौकरी करते थे और उनके पास एक गन हुआ करती थी जो जानवरों को कंट्रोल करने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। तो वो हथियार देख के इसको हथियारों का शौक हुआ था। ये बात मुन्ना झिंगड़ा ने मेरे साथ बातचीत में मानी थी और वहां से उसको हथियारों का शौक पैदा हो गया। हथियार उठाने की लालसा पैदा शुरू हुई और वो शख्स ये जोगेश्वरी ईस्ट इलाके से पैदा होके पाकिस्तानी नेशनल कैसे बना, वहां से इसकी कहानी शुरू होती। ये वही जोगेश्वरी ईस्ट इलाका है जहां का शरद शेट्टी था, जहां का प्रभाकर शेट्टी, प्रकाश शेट्टी और बहुत से लोग उस इलाके में अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे और ज़्यादा लोग उनमें से दाऊद गैंग के साथ जुड़े हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि वहाँ से पैदा हुआ एक और लड़का जिसका नाम मुन्ना मनव्वर जिंदा था, झिंगड़ा था, वो भी दाऊद के साथ मिला। बात तो हिम्मत की होती है, हथियारों की होती है। खाली हाथ मुन्ना झिंगड़ा शायद एक आदमी से नहीं लड़ सकता था, पर जब एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन उसके हाथ में होती थी तो वो कहीं भी घुस जाता था। उसी इंटरव्यू में उसने मुझे बताया था कि वो अकेला हथियार लेके एक बार अरुण गवली को मारने चल पड़ा था जब अरुण गवली एक इलेक्शन लड़ रहा था।
लोग और भी थे, लेकिन वो आसपास थे। अगर आप अटैक करने जाते हो, 4-5 लोग साथ में जाते हो तो निगाह में आ जाते हो। तो उसने मुझे उसी बातचीत में बताया था, मुन्ना जिगड़ा ने, कि वो एकदम अरुण गवली के नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन चारों तरफ सैकड़ों लोगों का हजूम था। और वहाँ पे मुन्ना जिगड़ा का कहना था कि अगर वो गोली चलाता तो अरुण गवली के साथ साथ बहुत सारे लोग और मारे जाते, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई। उसने ये भी कहा कि वो बिल्कुल उसके सामने था और आराम से गोली चला सकता। इसकी दो बातें हो सकती हैं। एक, जो उसने कहा वो भी सही हो सकता कि अगर वो गोली चलाता, भगदड़ मचती, बहुत से लोग मरते। दूसरा ये था, इसकी अपनी जान को भी खतरा था। अगर अरुण गवली को गोली लग जाती, ये चला देता, तो इसको भी लोग नहीं छोड़ते थे। शायद दोनों बातों का ये सुमेल था कि इसने गोली नहीं चलाई और बड़े तरीके से उस भीड़ से निकल के बाहर आ गया। और उसके बाद बहुत कांड किए उसने, बहुत कत्लो गारत की मुंबई में अपने आकाओं के कहने पे। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका कारनामा था वो छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक के उस फ्लैट में, फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में हमला करना था। ये आदमी हिंदुस्तान से जाके बैंकॉक रह रहा था और पाकिस्तान से कुछ लोग और भेजे गए थे, भारत से भी कुछ लोग और साथ में गए थे। ये अकेला नहीं था, 8-10 लोग थे उसमें। लेकिन ये डेरिंगबाज था और इस आदमी ने जब से ही दरवाज़ा खुला, इसने गोलियां चलाई और उसमें रोहित वर्मा मारा जाता और छोटा राजन उस कमरे से इंजर्ड होने के बाद भी फर्स्ट फ्लोर से कूद के बच जाता। हैरानी तो इस बात की भी होती है, अगर इन लोगों ने, इतने लोग थे, 8-10 लोग थे, तो बाहर के नीचे भी आ सकते थे उस बिल्डिंग के। छोटा राजन कहाँ छिपा था, उसको ढूंढ भी सकते थे, लेकिन नहीं, ये लोग निकल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल में जाता है। और जब इसको कोर्ट में लेके जाते हैं, उसका एक वो बयान बहुत चला था यूट्यूब पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे, कि मैं इसको फिर मारूंगा, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कैर फ्री मैनर में जो इसका वो डेमेनर था वो देखने को मिला था। तो लोगों में, अपने लोगों में वो हीरो बन गया कि इस आदमी ने इतनी दूर जाके छोटा राजन पे गोलियां चलाई। नाम तो होता ही है। लेकिन उसके बाद अरेस्ट होने के बाद जब इसको भारत लाने की कार्रवाई कोर्ट में चलती है, तो पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेश कर दिए जाते हैं मुन्ना जिगड़ा के बैंकॉक में वकीलों की तरफ से। उसका डिफरेंट नाम, पाकिस्तान का पता, ये वो सब जो होता है, पासपोर्ट, सब दिखा दिया। अब भारत इस बात को सिद्ध कैसे करे कि ये आदमी हिंदुस्तानी है? उसके लिए डीएनए टेस्ट जरूरी होता है। भारत सरकार की एजेंसीज ने इसके परिवार का, जो जोगेश्वरी ईस्ट में रहता था, उनके सैंपल लिए, वो कोर्ट में सबमिट किए, लेकिन कोर्ट ने माने नहीं। क्यों नहीं माने, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हर देश के कानून अपने किस्म के होते हैं। उन्होंने प्लीज ये लिया कि ये मेरे, जो हमारा जो क्लाइंट है, पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड वकील थे, कि इसकी मर्जी के बिना लिए गए, हमें क्या पता कि ये इसके माँ बाप के सैंपल हैं या किसी और के, इसकी क्या गारंटी है। तो खैर ये कानूनी दाव पेच होते हैं। तो थाईलैंड की कोर्ट ने इसको भारत के हवाले नहीं किया, पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया
कि जो पाकिस्तानी नेशनल। अब देखिए, एक आदमी जो जोगेश्वरी ईस्ट में पैदा हुआ, बचपन वहाँ से निकला, स्कूल में पढ़ा बड़ा, वो उसने मुझे अपनी स्कूल के और उसके बाद के दोस्तों की तस्वीरें काफ़ी सारी भेजी थी, जो मैंने मुन्ना झगड़ा के उस एपिसोड में आपको दिखाई थी। वो उसी ने भेजी थी, मैंने बोला भी था। और कई बार उसने मेरे साथ फ़ोन पे बात किया, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे। उसने ये भी कहा कि वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक जो पाकिस्तान का एरिया पड़ता है, पख्तूनवा जिसको कहते हैं, जहाँ से पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान आते हैं, उसी इलाके में रहता। उसने ये भी कहा कि वहाँ से बहुत सारे सरदार जी लोगों की दुकानें हैं, उनके साथ उसकी अच्छी बनती है। आगे चल के उसने ये भी कहा कि उसको फ्रीडम से, आज़ादी से टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। उसको कुछ समय ही दिया जाता है जिस समय वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है। और उसने बातों बातों में ये भी कहा, जब मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हें पाकिस्तान में रहना अच्छा लगता है, ये दूसरी बात है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बाकी पूरी फैमिली, माँ बाप बहन भाई, सब लोग तो हिंदुस्तान में हैं, उनके बिना तुम्हारा दिल कैसे लगता है। तो उसने बहुत उदास होकर मुझे कहा था, मैंने इस बात का जिक्र भी किया था अपने उस एपिसोड में, कि दुख तो होता है, लेकिन अब यहाँ से जिंदा वापस हिंदुस्तान जाना बहुत मुश्किल है। मतलब वो आदमी बड़ी मजबूरी से वहाँ रह रहा। और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। शायद उसके जो आका लोग थे, जो पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं, जो ऐसे लोगों को वहाँ शरण दे के रखी हुई है, उन्होंने भी मॉनिटर किया होगा उसकी ये बात, उसका नंबर चेंज कर दिया या उसको सख्त हदायत दे दी कि आप दोबारा इस किस्म के लोगों से, बलजीत परमार जैसे लोगों से बात मत करना। पर जिस तरीके से उसने बात शुरू की थी, मैंने तो उसको कांटेक्ट नहीं किया था। मेरा वीडियो चैनल देख के उस आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप मैसेज करके। मैंने वापस मैसेज किया तो उसने फ़ोन किया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई का हिंदुस्तानी जाग रहा था। वो वापस आना चाहता है, अभी भी वो जिंदा है, कोई दूसरी बुरी खबर तो अभी तक आई नहीं, लेकिन वो आ नहीं सकता, किसी मजबूरी से वहाँ रह रहा। उसके पहले भी जो लोग वहाँ पे गए और जब कभी उन्होंने वापस वतन परतने की बात की तो उनका अता पता नहीं लगा। काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में मर चुके हैं जो इस वारदातों के बाद वहाँ गए थे, कि वहाँ के आका लोग उनको, एजेंसीज वाले और दूसरे उनको संभालेंगे। हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत लोग जो पाकिस्तान गए उनके ऊपर गोलियां चली, कत्ल के वारदात हुई, लेकिन वो बच गए, किस्मत अच्छी थी, वो तो वापस आ गए। लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी वहाँ पे हैं जो वापस देश आने के लिए तरसते हैं। उनको तो वहाँ उनके रिश्तेदारों की चिट्ठी भी नहीं मिलती होगी, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर होती तो मुझे पूरा यकीन है कि मुन्ना झगड़ा मुझे दोबारा फ़ोन ज़रूर करता। और अब आज का ये वीडियो बनाने का मकसद क्या? एक शख्स जिसको अदालत ने पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया और वो पाकिस्तान में रहता है अपने परिवार के साथ, जो उसका अपना निजी परिवार है, पत्नी बच्चे, लेकिन बाकी की पूरी फैमिली तो आज तक जोगेश्वरी ईस्ट में ही रह रही थी।
आज ये सवाल क्यों खड़ा हुआ, कल और आज 2 दिन मुंबई में चर्चा क्यों है, आपको बताते हैं। उसके पिता सैयद मुदस्सर हुसैन, 90 साल की उनकी उम्र थी, कल उसका देहांत हो गया। आज जोगेश्वरी ईस्ट में ही एक मेघवाड़ी एरिया है, वहाँ पे उनका जो खाकिस्पुर्द जो सेरेमनी होती है वो हुई। कितने लोग गए कितने नहीं गए मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तस्वीरें खींचने की पाबंदी होती है। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि एक वो शख्स जो अपने आप को भारत के कानून से बचाने के लिए या बचने के लिए पाकिस्तान का नागरिक बन जाता है, उसी आदमी का वो पिता जो उसका खून है, वो भारत के मुंबई शहर के जोगेश्वरी इस इलाके के मेघवाड़ी कब्रिस्तान में आज सोया हुआ, और उस बेटे को, अपने पिता को अंतिम आखिरी सलाम करने का मौका तक नहीं मिला। तो क्या कमाया आपने जिंदगी में? दादागिरी की, कत्ल की, गैंगस्टर बने, मारा मरवाया, लेकिन जब आप अपने बाप की उस कब्र में मुट्ठी में मिट्टी भर के नहीं गिरा सकते, तो क्या कमाई क्या है आपकी? अब मजबूरी है, कैसी है, क्यों नहीं आ सकते, ये उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन ह्यूमन लेवल पे आप हम सोचें, रिश्तों के लेवल पे आके सोचें, तो एक बाप के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसके बेटे उसका खून उसको कंधा दे और उसको आखिरी समय में उसका साथ दे। माँ है वृद्ध, मैं कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी, इस एपिसोड में मैं दिखा रहा हूँ, माँ के साथ, छोटी बहन के साथ। आज कहाँ है वो परिवार? सिर्फ क्राइम की दुनिया में जाके आप देश भी छोड़ के चले गए। अभी भी वक्त है मुन्ना भाई, कोशिश करो वापस आने की, रिश्तेदार और भी बहुत हैं आपके। सजा जो मिलनी है वो आपने भुगत लिया, वहाँ पे बैंकॉक में जेल काट ली, मुंबई में 2-4 केस होंगे, उसके को गवाह नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, वैसे भी बहुत साल हो गए। वापस आ जाओ, फेस करो और अपने परिवार के साथ रहो और शान से कहो कि आप हिंदुस्तानी। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था। आप कानून से बचने के लिए देश तो बदली कर सकते हो, लेकिन खून बदली नहीं कर सकते। खून तो आपका हिंदुस्तानी ही रहेगा, वो पाकिस्तानी कभी नहीं हो सकता। मेरी अपील है ऐसे सब लोगों को जो किसी ना किसी क्राइम से बचने के लिए देश छोड़ के कहीं पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, अमेरिका इधर उधर चले गए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपके भी बुजुर्ग एक दिन अपनी उम्र निकाल के जाएंगे, उनको क्या श्रद्धांजलि दोगे आप? सैकड़ों क्रिमिनल हिंदुस्तान के बाहर के प्रदेशों में बैठे हैं। कमाया क्या उन्होंने? पैसा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। शोहरत नहीं होती क्राइम के पैसे से, जुर्म के पैसे से आपका नाम जो है वो अच्छा नाम नहीं होता, वो बदनामी वाला नाम होता है, बदनाम होता है। आप कोई हीरो नहीं बनते क्राइम करके बाहर जाके, देश के बाहर बैठ के। आप अपने पूरे परिवार को नमोश करके जाते हो। आपकी वजह से आपके पूरे परिवार को लोगों की
अजीब किस्म की नज़रों का सामना करना पड़ता है। जो लोग बाहर बैठे हैं उनके माँ बाप से कभी बात करके देखो। भले अमीर हों वो लोग, भले जमींदार हों, भले हर फैसिलिटी हो, लेकिन जब उनके उस भगौड़े बेटे की बात करते हो तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। वो खुशी के आंसू नहीं होते, वो मजबूरी के आंसू होते हैं। तो दोस्तों, बाहर बैठे लोगों के लिए मुझे अपील है, ये मुन्ना जिंगड़ा का मैंने किस्सा इसलिए सुनाया कि आप लोग इससे सबक सीखो। और कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिनका एक ही बेटा था, वही बाहर बैठा, उनको कंधा देने वाला कोई नहीं है। और शायद जैसे जैसे एजेंसीज की दम्बिश बढ़ रही है तो अड़ोसी पड़ोसी भी उनको कंधा देने से डरेंगे। तो क्या आप चाहते हो आपके माँ बाप को लावारिस लाशों की तरह दफनाया जाए या जलाया जाए? ये एक मैसेज मैं देना चाहता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।